नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन शानदार ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं, आपके सामने ऑलरेडी थंबनेल में लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। देखिए वहां, इधर देखिए आप, ये कक्षा 10 की गणित चल रही है, पार्ट 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्नावली कौन सी रहने वाली है आज? 3.3। और इस पार्ट की ये लास्ट प्रश्नावली होगी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी कंप्लीट करके चौथे चैप्टर हम लोग बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो आइए फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है और प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा और ढंग से समझिएगा। ठीक है, अब और कॉपी पेन सब बस रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना, बस केवल क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, चलो ध्यान समझना। क्या लिखा है? दो अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योग को 8 से गुणा कर और फिर उसमें 5 घटाकर प्राप्त होती है। शर्त दी है, देखिए यहां पर दो शर्तें हैं। ठीक, समझिएगा। कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या की बात हो रही है। ठीक है, ये या शब्द देखिएगा यहाँ, या तो अंकों के योग को 8 से गुणा कर और उसमें से 5 घटाकर प्राप्त होती है। तो एक या वाला मामला इधर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन समझिए यहां पर, मतलब एक समीकरण हमारी यहां पर रेडी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा यहां पर क्या बोले हैं, या यहीं पर इतना देखेंगे, फिर यहां से अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके और फिर उसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है। यहां तक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना, इतना मालूम करना है। अब वह संख्या ज्ञात करना यहां पर। ठीक है, चलो अब बनाते हैं, बहुत ढंग से समझना, क्योंकि थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी नादानी, क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, चलो देखो, करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां मानेंगे पहले, माना दो अंकों की संख्या में, माना दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक मान लेना x। ठीक है, संख्या में दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर है x। ठीक है, तथा इकाई का अंक, तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मान लेंगे? तो कहोगे सर इकाई का अंक मान लेंगे y, इकाई का अंक मान लेंगे y। समझे इतना? इतना मानो, फिर लिखोगे अतः संख्या। ठीक है, अतः संख्या क्या होगी, किस रूप में होगी? तो संख्या जो होगी, ध्यान से समझना, यहां पर संख्या ही बोले, मैं भी संख्या लिख दे रहा हूं। ठीक है, संख्या का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, सूत्र क्या होता है देखो, लिख देता हूं यहां सूत्र। अब इसे आप केवल याद रखेंगे, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलो ये सूत्र आप याद रखेंगे। सूत्र किसका सूत्र बात कर रहा हूं? संख्या का। ठीक है, तो संख्या बराबर दो अंकों की संख्या, कौन सी? कहोगे सर दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक। किसका अंक? दहाई का अंक। अब यहां पूरा नहीं आ रहा है, देखो दहाई का अंक हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर प्लस, इसी में नीचे लिख दूं क्या? नहीं रुको, दहाई का अंक तो हो गया है। चलिए देखिए, ये हो गया दहाई का अंक, और यहीं पर मैं लिख देता हूं इस तरफ, ये होगा प्लस इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक। जितने भी इस तरह के सवाल करेंगे सब में ये काम आएगा। ठीक है, तो दहाई का अंक आपने x माना, 10x बनेगा। इकाई का अंक क्या है? y। तो दो अंकों की संख्या का सूत्र होता है 10x प्लस। समझ गए? चलो आइए फिर करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। अब वो सूत्र आप उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आइए अब करते हैं, संख्या बन जाएगी यहाँ पर क्या? ये आएगी 10x प्लस वाई। इतनी बात समझ में आ गई? कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ गया। बस और कुछ करना भी नहीं,
इतना आपने कर लिया, बस अब शर्त पे आ जाओ। क्या है शर्त? देखो ऊपर मैं इसको खिसका देता हूं और शर्त भी तो दिखनी चाहिए भाई। चलो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अब पहली शर्त में क्या बोला गया है देखना समझना। इन्होंने बोला है दो अंकों की जो संख्या है या तो अंकों के योग को 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अंक x और y माने हो ना, देखो यहां समझना, अंकों का योग होगा x प्लस वाई, इसको बोले हैं 8 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखो संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, योग करेंगे मतलब, और 8 से गुणा करेंगे, तो योग हो गया 8 से गुणा कर दिया। फिर करें और फिर उसमें से 5 घटा देंगे, और फिर इसमें से 5 घटा देंगे, तो देखिएगा घटाकर प्राप्त होती मतलब मिल जाएगी संख्या, और संख्या मतलब क्या होगा 10x प्लस वाई। फिर सुनेंगे ध्यान से समीकरण बनाते वक्त, अंकों का योग में 8 से गुणा करेंगे, फिर इसमें से 5 घटाएंगे तो संख्या मिल जाएगी, मतलब 10x प्लस वाई आ जाएगा। समझ गए? चलो तो ये गुणा होगा, यहाँ 8x प्लस 8y बनेगा, माइनस 5 है बराबर 10x प्लस वाई है। यहाँ पर एक्स वाई को साथ में हम लोग करेंगे, जो बड़ा होगा उसी तरफ सबको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। देखो ध्यान समझना, अभी उसको ला लूंगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पर 10x बड़ा है तो मैं 10x तरफ सबको ठेल दे रहा हूँ, उधर गया ये 95 हुआ, माइनस 8x बनेगा। ठीक है, और ये वाला हमारा y है प्लस में, और ये 8y प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा। मैं 5 को नहीं भेज रहा हूँ, इसी तरफ है, मतलब इसका साइड नहीं चेंज होगा तो माइनस में ही रहेगा। 10 में से 8 गए 2x बनेगा, 8 में से गए 7y होगा, और बराबर क्या आएगा -5, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या बन गया? समीकरण नंबर 1। कितना समझ गए? तो पहला समीकरण यहाँ रेडी हो गया। अब आइए देखते हैं द्वितीय शर्त में इन्होंने क्या बोल रखा है। लिखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्त में जो जो बोले हैं वही वही कर दीजिए। द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्त में पहचानो और देखो समझो क्या लिखा है। चलो देखो भाई, द्वितीय शर्त में इन्होंने बोला है अंकों के अंतर को 16 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे। अंतर लेंगे फिर 16 से गुणा करेंगे, मतलब x माइनस वाई करेंगे और 16 से गुणा करेंगे, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान सुने, इतना समझ में आया नहीं समझ में? बताइए, अंतर को 16 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे। देखो ध्यान से, अंतर को 16 से गुणा करेंगे फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो वो मिल जाएगी संख्या। ठीक है, और ये मिट गया क्या यार, 10x था। ठीक, चलिए तो ये हमारा मिल जाएगी संख्या, तो लिख दो भाई 10x प्लस वाई आ जाए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, काम हो गया है। दो समीकरण जैसे ही बने आपकी जिंदगी सफल हो गई। तो ये बनेगा 16x माइनस 16y और प्लस 3 है बराबर है 10x प्लस वाई। अब देखिए ये बड़ा है तो x वाला सब इस तरफ ले आइए, 16x माइनस से 10x माइनस 16y है माइनस y हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 3 है इसी साइड में था, मैं उधर भेजूंगा क्योंकि मुझे इसके साथ नहीं रखना, तो क्या होगा -3 हो। क्या होगा 16 में से 10 गए 6x बनेगा, 16 1 17y हो जाएगा, बराबर होगा -3। और ये हमारा समीकरण रेडी हो चुका है। इस समीकरण को कहेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। समझ में आया ना? कहोगे बिल्कुल सर। चलो आगे बनाते हैं। 2 समीकरण रेडी हो चुके हैं, विलोपन प्रतिस्थापन जो विधि अच्छी लगे कर डालिए। देखिए अगर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो मेरा काम फिट हो जाएगा ना, x गुणांक बराबर होगा, विलोपन विधि चालू कर लेंगे। तो चलिए देखिए इस तरफ कर देता हूं फिर। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने, 3 से गुणा करने पर, चलो गुणा करो देखो क्या आएगा। तो गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6x बनेगा, 3 सते 21y होगा, 3 पचे 15 होगा, और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर कौन सा? ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, 3 समीकरण हो गए। अब समीकरण 2 और 3 को हल कर लीजिए, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, 2 व समीकरण 3 से, तो देखो क्या आएगा, ये बनेगा 6x माइनस 17y बराबर -3। ये 6x है,
-21y है और माइनस का 15 है, माइनस प्लस प्लस क्या कर रहा हूं यहाँ पर, घटा रहा हूं, तो घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा। ये 21 और 17 4 का डिफरेंस है दोनों में, तो 4y बराबर 15 में से 3 जाए कितना बचेगा बताओ जरा। 15 में से 3 गए तो कहोगे सर 12y, तो 12 आ गया यहाँ पर, 12 होगा तो ये हो गया y बराबर 12/4, 4 3 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई बोलो 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y बराबर 3 आ चुका है तो इसको आगे बना दिया जाए, y बराबर 3 किसी समीकरण रख दीजिए, ठीक है, एक में रखते हैं, छोटा भी है थोड़ा, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखते, समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखो, क्या बनेगा देखो, 2x है -7 गुणे 3 होगा और बराबर माइनस हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब यहाँ 2x तो है ही है, ये 7 21 होगा बराबर -5 होगा, 2x बराबर माइनस से 5 + 21 हो जाएगा, कितना आएगा बताओ ये भाई। 2x बराबर 21 में से 5 गए 16, x बराबर 16/2, 2 से काटेंगे 2 8 होगा 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8, समझे। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, अतः संख्या पता करना है ना मुझे, तो निकाल दीजिए अतः संख्या, अतः संख्या, संख्या बराबर क्या थी तो कहोगे सर ये थी 10x + y, 10x + y, तो यहां मान रख दीजिए सबका 10 गुणे 8 + y का मान 3 था, 10 8 80 + 3 क्या हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 83 और यही हो जाएगा हमारा आंसर, समझ गए। तो संख्या आ गई क्या 83, समझ गए, नोट कर लो। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखना ये दूसरा नंबर आ गया। अब इसको फिर ध्यान समझिए, जितने प्रश्न सारे बड़े ही हैं थोड़ा, इसीलिए मैं आराम से समझा रहा हूं, ठीक। देखो क्या कहे यहाँ पर, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की तिगुनी थी तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक होगी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलो बनाते हैं, देखो ध्यान समझना, बड़े प्यार से समझना भैया। लिखा है 2 वर्ष पहले सलीम की अपनी पुत्री की आयु की तिगुनी थी और 6 वर्ष बाद अपनी उसकी आयु पुत्री की। पहली बात तो यहाँ क्या करना देखो समझो भाई, हम लोग यहाँ पर जो सवाल कर रहे हैं तीसरा पार्ट है, 2 चर यहाँ पर जरूरी है, तो एक मान लेते हैं सलीम के लिए और दूसरा चर मान लेते हैं उनकी पुत्री के लिए। तो समझो, मान लूंगा माना सलीम की आयु, ठीक है, वर्तमान की बात हुई तो मान लेते हैं वर्तमान, माना सलीम की वर्तमान आयु, माना सलीम की वर्तमान आयु, माना सलीम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा x वर्ष, क्या मान लिया x वर्ष, तथा सलीम की पुत्री, पुत्री की बात हुई ना, देखो वहां सलीम की पुत्री की आयु, सलीम की पुत्री की वर्तमान आयु, ये क्या हो जाएगी बताओ, ये क्या होगी तो कहोगे सर वर्तमान आयु जो है इसको हमने मान लिया y वर्ष हो जाएगी, कितना है y वर्ष, समझ गए इतना, ठीक है ना। चलो अब यहां बोले 2 वर्ष पहले, तो पहले इसको देखेंगे 2 वर्ष पहले को, तो 2 वर्ष पहले बोले ना, तो लिखो 2 वर्ष पहले, लिखिए 2 वर्ष पहले, अभी दिखाता रहूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। लिखा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, अब 2 वर्ष पहले दोनों की आयु पता कीजिए, ठीक है। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु क्या रही होगी, ये लिखो पहले, सलीम की आयु, सलीम की आयु पहले थी x वर्ष, अब 2 वर्ष पहले तो 2 घट जाएगी, x - 2 वर्ष, ठीक है, तथा सलीम की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, सलीम की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, ठीक है,
और ये कितनी होगी तो कहोगे सर इसको y माइनस है तो y माइनस 2 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने शर्त में क्या बोला है, शर्त में इन्होंने क्या बोला है वो देखो। शर्त में बोले हैं ये, अभी जो बोले हैं उसको दिखाता हूं आपको। यहां लिखना प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अब पहली शर्त में क्या बोला गया ध्यान दीजिए, ये देखो पहली शर्त में इन्होंने बोला है, देखो ध्यान समझना, सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी, तो सलीम की आयु मतलब x माइनस 2, ये थी 3 गुनी उनकी पुत्री की, तो पुत्री में 3 से गुणा कर देंगे, होगा। समझे समीकरण कैसे बना, समझ में आया ना। चलो ठीक है, अब ये x माइनस 2 हो गया बराबर 3y और 3 दूनी 6, x माइनस 3y बनेगा बराबर -6 प्लस 2 होगा उधर जाकर, तो x माइनस 3y 6 में से 2 गए -4 होगा। और इसे बोल देंगे समीकरण नंबर क्या, बोलो, इसे बोल लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारा काम बन गया, इतना समझ में आया हो, बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर रहेगा, देखो इन्होंने जो बोला है उसको आप यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर आगे देखो, पढ़ो इसको पहले। अब की बोले 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के दोगुने से 4 वर्ष अधिक होगी। लेकिन पहले यहां पर पता करो 6 वर्ष बाद, तो यहां लिख देता हूं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु पता कीजिए। ठीक है, सलीम की आयु, सलीम की आयु क्या हो जाएगी बताओ, वर्तमान से देखना है। ठीक है, x थी वर्तमान में, तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी कहोगे सर x प्लस 6 वर्ष, x प्लस 6 वर्ष। ठीक, तथा सलीम की पुत्री की आयु, सलीम की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी बताओ, पुत्री की आयु, तो कहोगे सर ये हो जाएगी y प्लस 6 वर्ष, y प्लस 6 वर्ष। ठीक है ना, y प्लस क्या हो गया 6 वर्ष। ठीक है ना, अब यहां पर इनकी शर्त का पालन करते हैं। 6 वर्ष बाद तो पता कर लिया, उनकी आयु या उसकी आयु पुत्री की आयु के दोगुने से, देखो यहां लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिखोगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, चलो अब इसने बोला है कि जो सलीम की आयु है इसको लिखिए यहां y प्लस 6 के बराबर, कितने गुना, 2 गुना से 4 अधिक है तो 4 यहां जोड़ दो, दोगुने से 4 अधिक है तो क्या करो 4 को जोड़ दो, उस तरफ जोड़ना इधर नहीं। ठीक है, ध्यान रहे। अब क्या बना, ये बना x प्लस 6 बराबर 2y 2 छंग 12 प्लस 4। ठीक, इतना हो गया। अब क्या बनेगा, ये x माइनस 2y बराबर 12 4 16 और ये -6 होगा, x माइनस 2y बराबर 16 में से 6 गए 10 बचेगा। और ये हमारा समीकरण यहाँ हो चुका है रेडी, और इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण यहाँ रेडी हो चुके हैं, समझ में आया होगा, बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों समीकरणों को हल करना। भाई x यहाँ गुणांक बराबर है तो डोंट वरी, काम बना बनाया है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहां से आप हटा लेना। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इनको उतार लेंगे। पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर -4, दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। यहां पर माइनस प्लस माइनस होगा, और कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं तो घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं तो घटाने पर ही होता है। ठीक है, चलो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -y, 10 4 होगा 14, माइनस खत्म, y बराबर क्या आ गया 14 आ गया, y का मान क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, y का मान 14 आ गया तो x का भी तो पता करना पड़ेगा, चलो करते हैं। y बराबर 14 समीकरण 1 में रख दे रहा हूं, चलो समीकरण 1 में रखने पर तो रखो जरा, तो क्या बनेगा बताओ, ये तो x हो गया
3 गुणे 14 बनेगा बराबर, ये -4 है, 14 त्या 42 होगा बराबर -4 होगा। x बराबर निकालोगे -4 + 42 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगी 38 4 42, तो x बराबर है 38। x बराबर क्या आ गया 38, तो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर आगे कि नहीं आ गया। अतः सलीम की वर्तमान आयु बराबर 38 वर्ष, लिख दीजिएगा। अतः सलीम की वर्तमान आयु, सलीम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर होगी, मतलब x बराबर कितनी होगी 38 वर्ष, तथा सलीम की पुत्री की वर्तमान आयु, किसका पूछे देखो जरा एक बार, दोनों तो नहीं पूछे थे, दोनों का पूछे, दोनों को बताओ, पूछे उनकी मतलब दोनों की पूछे, ठीक। चलो लिख दीजिए यहाँ अता करके, और जान ही रहा भाई ये सलीम की पुत्री की, पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y बराबर कितना आई थी ये 14 वर्ष, 14 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। समझ गए ना, बहुत आसान था। चलो उतार लो। आइए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या, चलो ये देख लिए, उतार लेंगे ना। चलो आइए बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर ध्यान समझिएगा, बहुत है मतलब थोड़ा सा जबरदस्त टाइप का है, बहुत ध्यान दीजिएगा, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो बताते हैं। चलो भाई आइए किया जाए फिर। क्या लिखा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान समझना भाई। नाव धारा वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो यहाँ मेरे पास तो कोई नाव होगी नहीं फिलहाल, चलो मैं ही बना देता हूँ नाव। ओ ये तो नाव बन जाएगी, चलो ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारी यहाँ हो गई नाव, चलो ये नाव हो गई, ठीक है। और यहाँ पर है पानी, ठीक है, यहाँ पर क्या है पानी, ये हो गया पानी। चलो यहाँ लगा देते हैं झंडा, ये हो गया झंडा, ठीक है। और ये ऐसे है तैर, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखेंगे नाव किस ओर जा रही है, अंदाजा लग गया होगा ना। नाव आ रही इस तरफ, ठीक है, नाव इस तरफ को आ रही है, और नाव के साथ साथ बोले ये जो हमारी धारा बह रही है ये भी इसी दिशा में है, तो इसे बोलेंगे नाव। लड़की है तो लड़की की बात, और या जैसे ऋतु है तो ऋतु की बात कर लीजिएगा आप, और ऋतु होती तो ऋतु को आप बना देती है, ठीक है, ऋतु को बना दीजिए आप, ठीक है। ये ऋतु हो गई, ये हो गई ऋतु, ठीक है, ये हो गई ऋतु, है ना, ये क्या हो गई ऋतु हो गई। अब ऋतु भी इसी दिशा में आ रही है, और कैसे आ रही है, तैरते हुए। अब तैरते हुए मैं नहीं बना रहा हूँ, आप तैरते हुए कर दीजिए, ठीक है। ये भी इसी दिशा में तैरते हुए आ रही है, मतलब नाव ले लीजिए चाहे ले लीजिए ऋतु को, ठीक है। तो यहाँ पर तैरती हुई इसी दिशा में आ रही है, तो आप अंदाजा लगाइए इसी दिशा में पानी का बहाव भी है, और इसी दिशा में ऋतु भी तैर रही है, तो क्या होगा बताओ। इसे बोलेंगे पहली कंडीशन तो अनुकूल की कंडीशन, क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं धारा के अनुकूल। क्या बोलेंगे, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, लिखा है धारा के अनुकूल हो गई, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अगर यहीं पर ये मेरी नाव इस तरफ को जा रही है, और ये ऋतु जी, ये जो ऋतु है, ऋतु क्या करती, इस दिशा में तैरती, ठीक है, तो इसे कहते धारा के प्रतिकूल। क्या बोलते, धारा के प्रतिकूल तैर रही है, ऐसा बोलता मैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जब यहाँ पर तैर रही होगी ऋतु, तो क्या होगा, अगर मैं कहूं जैसे यहाँ पूछे आपसे ना, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल हम लोग मान लें, मतलब ऋतु की x मान लेते हैं और धारा की मान लेते हैं y, ठीक है। ऋतु की चाल मान लेते हैं x है, और धारा की मान लेते हैं y। तो धारा के जब अनुकूल चलेंगे तो चाल हो जाएगी भाई तेज भागेगी, तो इसका मतलब चाल जुड़ जाएगी। और यहाँ पर दोनों विपरीत डायरेक्शन जाएंगी तो स्पीड कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी, इसका मतलब इसे मानोगे x - y किलोमीटर। समझ में आया इतना।
इतना समझ गए होंगे तो कर लेंगे सवाल। देखो चलो करते हैं भाई, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है। अब मैं चलता हूं यहाँ पे क्वेश्चन पे। अब मानेंगे, पहले सोल्यूशन लिखेंगे। अब क्या क्या मानेंगे ध्यान समझना, जो पूछे वही मान लेंगे। उसकी मतलब ऋतु, तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल मान लेते हैं। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है। माना ऋतु की, माना ऋतु, ऋतु लिखा है, ऋतु लिखा है, ऋतु लिखा, ठीक है। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर मतलब जब पानी का बहाव नहीं है, ठीक है, पानी नहीं बह रहा, रुका हुआ है। माना ऋतु की स्थिर जल में, स्थिर जल में, और लिखना तो मुझे इसी तरफ है सारा, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ठीक, स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल क्या है? तो कहोगे सर मान लीजिए x किलोमीटर पर घंटे, x किलोमीटर क्या है पर घंटे, आवर्स, ठीक है। x किलोमीटर पर घंटे, इतना समझ में आया? तो बिल्कुल सर। अब यहां पर आपने इतना लिख दिया। अब यहीं पे इसका जस्ट अपोजिट भी बात कर लेता हूं, धारा की चाल मान लेता हूं। क्या? धारा की चाल। तथा लगाइएगा, लिखिएगा धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल, इसको मान लिया बराबर y किलोमीटर पर घंटे, y किलोमीटर पर घंटे है धारा की चाल, ठीक है। इतना समझ में आया? अब धारा के अनुकूल चाल पता कर ले। क्या पता कर लें? धारा के अनुकूल चाल। तो भाई धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा। धारा के अनुकूल चाल, अब देखो धारा के अनुकूल चाल का मतलब क्या होगा? ऋतु की धारा के अनुकूल चाल। तो ऋतु की धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल तैरने की चाल, तैरने की चाल, तैरने की चाल ये कितनी हो जाएगी? तो कहोगे सर अनुकूल की बात होगी, दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में होंगे, तो x प्लस वाई और होगा किलोमीटर पर घंटे, x प्लस वाई होगा और किलोमीटर पर घंटे। इतना समझे? अब आगे देखो यहाँ पर क्या होगा भाई। यहाँ पर ये बोले कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो 2 घंटे की बात यहाँ है और 2 घंटे की बात यहाँ पर भी है। तो समय यहाँ निकाल लिया जाए दोनों में, कहोगे बिल्कुल सर, और दोनों में समय क्या है? बराबर है। तो सबसे बड़ा फायदा तो हमें यही मिलने वाला है। देखो चलो आगे बनाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ? तो लिखोगे 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में, किसको? 20 किलोमीटर दूरी। तो निकालते हैं भाई यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी धारा के अनुकूल, ठीक है। धारा के अनुकूल, धारा तब करके इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तय करने में, करने में, करने में ऋतु को लगा समय, ऋतु को लगा समय, कितना समय लग रहा है बताओ जरा? तो कहोगे सर ये लग रहा है 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे। और समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो देखो यहीं पर लगाता हूं, दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, और अनुकूल चाल कितनी है? तो x प्लस वाई है, और बराबर कितना होगा? 2। ठीक, इतना हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? कहोगे हाँ सर समझ में आया। अब ये वाला इधर गुणा कीजिए, देखिए बहुत आराम से कर रहा हूं भाई, थोड़ा भी भग नहीं रहा हूं। ये इधर गुणा होगा, 2x प्लस वाई लिख दूंगा और बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहां से x प्लस वाई निकालूंगा मैं, तो देखो ये जाएगा 20 के नीचे, तो 20 बटे 2 होगा, सीधे काट देता हूं मैं। कितना आएगा? 10। कितना आ गया? 10, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 10। और ये हो गया समीकरण नंबर क्या? 1। क्या बन गया? समीकरण नंबर 1। समझ में आया ना? चलो आइए फिर अगले स्टेप पर चलते हैं।
ऋतु की धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल पता किए जाए, है ना भाई। अनुकूल वाला काम खत्म हो गया, यहीं पर एक समीकरण बन गया। अब दूसरा, तो ऋतु की, देखिए यहां पर अगले स्टेप पे आते हैं। यहां ऋतु की धारा के प्रतिकूल, ऋतु की धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, तैरने की चाल कितनी रहेगी बताओ। और ये वाली घट जाएगी चाल, x माइनस वाई होगा, और किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, घंटे। किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, घंटे। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कितना समय वगैरह बताया है। अब की 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरेंगे। कितना, 2 घंटे में 4। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे, तो जो यहाँ लैंग्वेज है सेम सेम यूज करना, कुछ अलग नहीं जाना। तब लिखना यहाँ, तब लिखोगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल आपकी 4 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर की दूरी, की दूरी तय करने में, करने में ऋतु को लगा समय, ऋतु को लगा समय। अब कितना समय लग जाएगा बताओ जरा, यहाँ कितना समय लगेगा। तो कहोगे सर ये जो हमारा समय यहाँ लगने वाला है कितना होगा, तो आपके मन में बस आइडिया आ गया होगा कि सर यहाँ पर कितना समय लगेगा। मैंने अभी बताया था, ऊपर दिए है ना, देखो यहाँ समय कितना दिए थे, 2 घंटे। कितना है, 2 घंटे यहाँ लिखेंगे, बराबर 2 आवर्स। ठीक है, चलो अब आगे क्या करेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, नीचे सूत्र लगा दीजिए। दूरी बटे चाल कितनी, तो x माइनस वाई, और बराबर यहाँ है 2 घंटे। इसको भी आप लिखेंगे तो गुणा होगा 2x माइनस वाई, और 4 एकम होगा 4, और यहाँ से 2 से काटूंगा, उधर नीचे जाएगा ना अभी, तो 2 दूनी क्या होगा 4। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 2। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा बताओ, 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। समझ गए। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चाहे जिस विधि से, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, मतलब कठिन नहीं है ना, बस थोड़ा समझना है। चलो बड़े हैं खाली। x प्लस वाई बराबर है 10, और दूसरा समीकरण बना है x माइनस वाई बराबर 2। माइनस प्लस माइनस क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, तो लिख दीजिएगा घटाने पर। ठीक है ना, घटाने पर तो ये वाली दोनों वैल्यूज कैंसिल नहीं हो जाएंगी, और y y 2y, 10 में से 2 गए 8, y बराबर 8 बटे 2, 2 चौक क्या होगा 8, तो y बराबर क्या आ गया बताओ 4। y बराबर आ गया 4। y बराबर 4 किसी समीकरण रख दो, एक में चलो रखते हैं, तो y बराबर 4 समीकरण 1 में रख, समीकरण 1 में रखने पर, अब मैं समीकरण 1 में रखूंगा इसे, तो क्या बनेगा यहाँ x प्लस 4 बराबर 10, x बराबर आएगा 10 माइनस 4, और x बराबर आ गया 6। x बराबर क्या आ गया 6। x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। तो पता क्या करना था, यहाँ देखो भाई, ऋतु की स्थिर जल में कितनी चाल है तैरने की, और धारा की चाल कितनी, दोनों तो आ गया। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, अतः, अतः करके अपना आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अतः ऋतु की, अतः ऋतु की स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल x बराबर कितनी है, x बराबर 6 किलोमीटर पर घंटे, 6 किलोमीटर पर घंटे। लेकिन धारा की चाल कितनी है, तथा
धारा की चाल, धारा की चाल मतलब वाई बराबर आया है 4 किलोमीटर पर घंटे। समझ गए ये वाला भी? चलो ये हमारा हो गया तीसरा। समझ गए ना बहुत अच्छे से। चलो आइए फिर बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। ठीक, बढ़ जाए कहो सर बढ़ जाओ। चलो भाई बढ़ते हैं। देखिए ये अब ये वाला सवाल भी देखिए कितना बड़ा है, मन आपका टूट जाएगा, मन कहेगा नहीं करूं, लेकिन डोंट वरी, इतना बेहतरीन ढंग से बताऊंगा कि सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना? चलो आइए बनाता हूं। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना इसे। पहले पढ़ लो जरा, देखने में ही भयंकर तो डर तो लगेगा ही। एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% लाभ, साड़ी जो है 8% लाभ, ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ? तो 8% लाभ, साड़ी जो है 8% लाभ पर, और एक स्वेटर जो है 10% बट्टे, 10% किस पर? बट्टे पर बेचा, ठीक है, और इसे बेचने पर 1008 रुपए की धनराशि मिली। कितने रुपए की? 1008 रुपए की धनराशि, ठीक है। तो इसको भी कैद कर लो यहां। तो पहली शर्त यही खत्म हो गई, ठीक है, पहली शर्त यही खत्म हो गई, आगे कुछ भी नहीं। अब सुनिए हमारी, जो लाभ हो या हानि हो, ध्यान सुनिए, लाभ या हानि, लाभ या फिर हानि की जो गणना है, लाभ या हानि की जो गणना है किया जाता है क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य पर। और जो यहां पर बट्टा होता है, बट्टा, ठीक, बट्टा या बट्टे जो भी है, बट्टा की जो गणना है वो की जाती है सूची मूल्य पर। किस पर करते हैं? सूची मूल्य पर। और सूची मूल्य का अन्य नाम होता है बच्चों अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। डोंट वरी, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। और इस दुनिया में हम लोग हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। क्या मानते हैं बोलो? 100%। और वैसे ही सूची मूल्य या अंकित मूल्य को भी 100% माना जाता है। कितना माना जाता है? 100%। ठीक, चलो आइए बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। डोंट वरी, सब यहाँ पर मामला फिट है, कुछ भी देखना नहीं समझना नहीं, अभी ऐसा बताऊंगा एक बार में आ जाएगा। ठीक, चलो बनाए फिर, वो तो केवल जानकारी के लिए बताया। अब देखो कैसे करेंगे हम। पहले मानेंगे, क्या मानेंगे? देखो जो ज्ञात करना, ऊपर कुछ मत पढ़ो, यहां से देखो जो पूछे हैं साड़ी का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है, और स्वेटर का सूची मूल्य, साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का क्रय मूल्य, ठीक है। अरे बट्टे से पहले का मूल्य, जो सूची मूल्य होता है बट्टे से पहले का मूल्य, मतलब छूट से पहले कितने रुपए का रहा हो। बट्टा जो होता है वो छूट को दिखाता है। बट्टा किसको बताता है? छूट को। जो छूट मिलती है उसी के बोला जाता है डिस्काउंट, या बट्टा या फिर छूट। समझ गए? चलो आइए बनाते हैं। मान लेते हैं, यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। माना, माना, ठीक है, मान लिया। क्या माना? साड़ी का क्रय मूल्य, माना साड़ी का क्रय मूल्य, साड़ी का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? यहां साड़ी का जो क्रय मूल्य है बच्चों, यहां पर आप मान लीजिएगा x रुपए। क्या मान लेंगे? x रुपए, ठीक। तथा तथा स्वेटर का सूची मूल्य, स्वेटर का सूची मूल्य, सूची मूल्य, सूची मूल्य मान लिया y रुपए। क्या मान लिया? y रुपए। समझ गए ना? अब यहां पर मैं आपको अब लॉजिक से लेके चलूंगा, ठीक है, बहुत जानदार लॉजिक रहेगा, कोई बुक वाली लैंग्वेज नहीं रहेगी, एकदम बेहतरीन। ठीक है, चलो अब यहां पर हम बात करते हैं आगे। साड़ी जो है 8% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। अब साड़ी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो यहां पर साड़ी को 8% लाभ पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 8% लाभ पर, साड़ी को 8% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहां पर दिए हुए हैं आपको, ठीक है। बेचा जिससे इतना मिला, भाई बेचने पे जो मिला मतलब ये विक्रय मूल्य ही तो हुआ।
तो हमें विक्रय मूल्य पता करना है। कैसे पता करेंगे? आओ, तो यहां पर हम तो चाहते डायरेक्टली करते, लेकिन डायरेक्टली नहीं करूंगा मैं, एक एक स्टेप वाइज करता चलता हूं। देखो लिखिएगा, साड़ी को 8% लाभ पर बेचने पर, साड़ी को 8% के लाभ पर बेचने पर, लाभ पर बेचने पर साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? साड़ी का विक्रय मूल्य। अब मैं यहां पर आपको जो बताने चल रहा हूं उसी को ध्यान देना, ठीक है? आगे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? चलो देखिए, कोई भी चीज 100% होती है, ठीक है? कोई चीज 100 रुपए की है, मुझे 8 रुपए यहां पर लाभ लूंगा, इसका मतलब वो 108% हो जाएगी। समझे? 100 रुपए की वस्तु थी, उसे 108 में बेचा, इसका मतलब 8% लाभ हुआ। 100 रुपए की चीज को जितने रुपए में आप एक्स्ट्रा बेच दोगे वही उसका लाभ हो जाएगा। 100 रुपए की चीज थी, अब यहाँ 8% लाभ ले रहे हैं, इसका मतलब कितना रुपया हो गया होगा? तो वो सर 108 रुपया हो गया होगा। कितने परसेंट हो गया होगा? 108% हो गया होगा, ठीक? तो देखो यहां बनाता हूं, साड़ी का जो विक्रय मूल्य होगा, मैं यहां पर परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखूंगा, मतलब ये बनेगा 108 और बटे में क्या होगा? 100। और जो क्रय ये लाभ है किस पर कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पर, तो बनेगा 108 बटे 100 इंटू एक्स। इतना समझिए, किस पर कैलकुलेट कर रहा हूं? क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य इसके साथ लगा रहेगा, मतलब एक्स लगा रहेगा। तो 108 बटे 100 हो गया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना। आइए आगे, अब इसके बाद क्या बोले हैं? स्वेटर को 10% बट्टे पर बेचना है। देखिए लिखोगे स्वेटर को तथा स्वेटर को 10% बट्टे, 10% बट्टे पर बेचने पर, बेचने पर। बच्चों यहां पर बट्टा मतलब छूट, 100 रुपए का था, 10% छूट दिया तो 90 रुपए हो जाए। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यहां देखो लिखूंगा मैं, पहले तो अभी लिख ही रहा हूं, लिखूंगा यहां पर स्वेटर का विक्रय मूल्य, स्वेटर का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताओ जरा? तो ये होगा हमारा 90/100। क्या होगा? और इसे किस पर कैलकुलेट करते हैं बट्टे को, छूट को? तो सूची मूल्य या अंकित मूल्य पर। तो सूची मूल्य y है, तो यहां क्या लगा दूंगा? वही। ठीक है, इतना समझ गए? आइए देखिए, दोनों चीजों को बेच के इतना रुपया यहां से मिला, 8% साड़ी को बेचा लाभ पर, तो कितना है? 108 x/100। स्वेटर को 10% छूट पर बेचा, तो इससे पैसा मिला 90y/100। टोटल कितना मिल रहा है? देखो ऊपर कितना भाई, ये है 1008 रुपए मिल रहा है, 1008। तो लिखोगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखोगे? प्रथम शर्तानुसार। तो लिख दो यहां प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो क्या आएगा बताओ यहां पर? तो भाई इन दोनों को जोड़ के जो माल टाल मिलेगा, ठीक है, माल टाल जो भी मिल जाए, ठीक है, 108 x/100 प्लस 90y होगा 100 और बराबर 1008 रुपए मिले थे, 1008 लिख, ठीक है ना। अब यहां हर समान है, तो यह क्या बन जाएगी? ये 108x प्लस 90y बराबर 1008 में 100 से गुणा होगा, 2 जीरो लग जाएंगे। ओके चलो, अब यहां पर एक किससे कटेगा? मुझे लगता है 18 छक्के 108, 18 पंचे 90, और यहां देखें कितनी बार जाए? 18 पंचे 90, 10 बचा, 18 से कट जाएगा ना, काट दीजिए, दोनों पक्षों में 18 से भाग कर दीजिए, तो 18 छक्के 108, 18 पंचे 90 बराबर ये आएगा 18 पंचे 90, 18 छक्के 108 00, ठीक है। और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या बन गया? समीकरण नंबर बन गया 1। समझ गए ना? तो एक समीकरण रेडी हुआ। आइए अब दूसरी ओर बढ़ते हैं। दूसरे में इन्होंने क्या बोला है?
अब मैं इधर वाला बवाल मिटा देता हूँ, ये जो सब लिख रखा हूँ भाई। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मुझे जो करना है उसको आपको दिखाता हूँ। पहले देखो यहीं से शुरू करता हूँ, जहां से कहानी शुरू हुई थी पहले, वहीं से फिर से शुरू कर देता हूँ दूसरी शर्त के साथ। अब यहां पर ये कह रहे हैं, पछता रहे हैं, कह रहे हैं यदि उसने साड़ी को, देखो यदि उसने साड़ी को 10% लाभ और स्वेटर को 8% छूट पर बेचा होता। पहले साड़ी को 8% लाभ पर बेच रहे थे, अब पलट गए, अब कह रहे हैं हम 10% लाभ पर बेचते और 8% बट्टे पर बेचते तो 1028 की धनराशि प्राप्त होती। बस भाई वही चीज तो है। तो चलो यहां लिख देते हैं। नंबर 2 वाली बात है, लिखेंगे साड़ी को 10% लाभ, साड़ी को 10% लाभ, साड़ी को 10% लाभ पर बेचने पर, लाभ पर बेचने पर, बेचने पर साड़ी का विक्रय मूल्य, साड़ी का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? तो कहोगे सर ये आएगा, भाई लाभ हो रहा है ना, 100 रुपए तो होता ही है, 10 रुपए और ले लिया तो 110 बटे में 100। और किस पर निकालते हैं? तो इसे निकाला था क्रय मूल्य पर, मतलब एक्स लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? चलो अगले स्टेप में बढ़ते हैं। स्वेटर यहाँ पर है 8% अब की बेचेंगे छूट पे, तो लिखेंगे स्वेटर को तथा स्वेटर को, स्वेटर को 8% के बट्टे पर, 8% के बट्टे पर बेचने पर, बेचने पर, बेचने पर स्वेटर का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? स्वेटर का, स्वेटर का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कहोगे सर 8 रुपए की छूट हो गई है तो कितने का होगा? 82 का हो जाएगा। कितने का? ओ 82 का है, 92, क्योंकि 92 8 होता है ना, तो 92 बटे में होगा 100 और इसके साथ क्या लगेगा? y, क्योंकि जो बट्टा होता है सूची मूल्य पर निकाला जाता है। अब द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर अपना काम बना लीजिए, ठीक है। और 1028 मिल रहा है आपकी शायद ना, हाँ, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक। देखो अब द्वितीय शर्त में इन्होंने भाई जो बोला है 1028 रुपए आपकी मिलेगा, ज्यादा पैसा मिल रहा है इनको, तो वो बना था आपका 110, 110 एक्स बटे में 100 और प्लस 92 वाई बटे में कितना? 100 और बराबर कितना है? 1028 और यहाँ पे वो डबल जीरो क्यों लगा दिया? ठीक है, इतना हुआ, या ये बन जाएगा हमारा 110 एक्स प्लस 92 वाई और 100 उधर जाके गुणा होगा 1028 में डबल जीरो लीजिए, ठीक है। अब ये किससे कटेगा देख लो, जिससे कटे काट दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। भाई ये 2 से तो कटेगा कंफर्म है, 11 से तो कटेगा नहीं, 92 किससे किससे कट सकता है? 23 से कट सकता है, लेकिन 23 से तो कटेगा नहीं, है ना। इसका मतलब पहले 2 से काट देता हूं और मुझे लगता है किसी से कटे वटेगा नहीं, ठीक है। 2 पंचे होगा 10, फिर होगा 2 पंचे 10, 55x हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या होगा देखो, 2 से काटो तो 2 चौके 8, 2 छंग 12, इतना हो गया बराबर 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8 डबल जीरो, इतना आ गया। अब इसे कह लेंगे समीकरण नंबर 2। अब कोई आशा नहीं है कटने वटने की, ठीक है, तो इतना ही आएगा आपका, ठीक है। चलो तो ये हमारे 2 समीकरण रेडी हो गए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया ना। चलो अब यहां पर आता है खेला। कौन सा खेला सर? इन्हीं समीकरण को हल करने का। यहां है 55 और यहां है 6, तो दोनों को भाई सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि से करेंगे। अगर इसमें मैं गुणा कर दूं, देखो कितने से, 55 दूनी तो इससे मतलब नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा क्या? कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसमें 55 से गुणा कर दूं, इसमें कर दूं, किससे किससे कर दूं? 6 से कर दूं, बस हो गया। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने से? 55 से, 1 में 55 से
तथा समीकरण दो में 6 से गुणा करके हल करने 6 से गुणा करके हल करने पर इसी टाइम पे हल भी हम लोग करते होंगे। चलो तो पहले में 55 से गुणा करना, देखो क्या आएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 होगा 33, 330 एक्स हो गया, प्लस 5 करो, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 होगा 27, और यहाँ हो गया वाई, ठीक है ना, और बराबर, अब इसे 55 से गुणा करना है 5600 को, ठीक है, 55 गुणे 56 करना है, देखो 55 गुणे 56 करना है, देख लेते हैं कितना आएगा, 55 गुणे 56, ये आ जाएगा हमारा कितना भाई, हाँ कहाँ चला गया, इसमें कुछ बता नहीं रहा क्या, हाँ ये आएगा 3080, कितना आएगा 3080, लिख देंगे 3080, ठीक है, और यहाँ 55 56 आपने गुणा किया, इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो और लग जाएंगे। अब उस पे आ जाइए, इसमें 6 से गुणा करना, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33 एक्स, प्लस 6 छंग 36, 6 चौक 24, 24 3 होगा 27, और ये हो गया वाई, बराबर 6 से करना है, 6 शून्यम शून्य, 6 शून्यम शून्य, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 2 8, 6 पंचे 30, वही 30 हो गया, ठीक है, यहां पर लगाइए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहां पर क्या बचेगा भाई, माइनस का वाई बचेगा, बड़ा नीचे वाला है, तो ये आएगा 400, वो भी किसमें माइनस, दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 400, y बराबर क्या आ गया 400, ठीक है, y बराबर आ गया 400। अब आगे देखते हैं, y बराबर 400 समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, y बराबर 400, भाई पूरा भर गया बोर्ड एकदम से पूरा, सब तरफ से, तो y बराबर 400 रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखो तो क्या होगा बताओ भाई, 1 में रखूंगा तो ये 6x प्लस 5 गुणे, ये होगा 400 और बराबर है 5600, ये होगा 6x बराबर, डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूं, 5600 है, फिर 5 चौक 20 आएगा, मतलब 2000 हो जाएगा, 6x बराबर क्या आएगा, 1 0 2 0 और 6 का 6, 5 में से 2 गए 3, x बराबर निकालेंगे 3600 और बटे में होगा 6, 6 छके 36, डबल जीरो, x बराबर क्या आ गया 600, x बराबर क्या आ गया 600, x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर जो पूछे थे आपसे लिख दो भैया, क्या पूछे थे, साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का सूची मूल्य, अतः बोल रहा हूं लिख देना, अतः साड़ी का क्रय मूल्य बराबर 600 रुपए, अतः साड़ी का क्रय मूल्य बराबर 600 तथा स्वेटर का सूची मूल्य बराबर 400, ओके डन। चलो आइए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, चलो अब ये हमारा हो गया 5वां नंबर, सेम है बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा सा डिफरेंस मायने मतलब सवाल सूत्र दूसरा लगेगा ना, तभी तो सॉल्व होगा। चलो आइए बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनेगा, लिखोगे यहाँ सोल्यूशन, क्या बोले हैं देखना, सुसान ने कोई धनराशि 2 योजनाओं ए और बी में निवेशित की, जो क्रमशः 8% और 9% वार्षिक ब्याज देती है, उसे कुल वार्षिक ब्याज के रूप में 1860 रुपए प्राप्त हुए, परंतु यदि उसने इन योजनाओं में निवेशित राशियों को परस्पर बदल लिया होता तो उसे वार्षिक ब्याज के रूप में 20 रुपए अधिक मिल जाते। उसने प्रत्येक योजना में कितनी धनराशि निवेशित की है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना योजना ए में निवेशित धनराशि बराबर कितनी हो जाएगी, x है ना, चलिए लिखते हैं, माना सुसान है ना, माना सुसान द्वारा योजना ए
में निवेशित धनराशि x रुपए मान लेता हूं, ठीक है। निवेशित धनराशि कितनी है तो कहोगे सर, निवेशित धनराशि बराबर है x रुपए, x रुपए मान, ठीक है। निवेशित धनराशि क्या मान लिया, x रुपए, तथा यही लिख देता हूं, तथा योजना बी में, योजना बी में निवेशित धनराशि, निवेशित धनराशि ये कितनी हो जाए तो कहोगे सर, ये हो जाएगी y रुपए। कितना हो जाएगी, y रुपए, x रुपए और y रुपए। इतना समझ गए ना। अब यहां पर देखो इन्होंने क्या बोला है, 8% ब्याज दर है और 9% है, दोनों पे बारी बारी, ठीक है। और वार्षिक मतलब, अब यहां पर आपको एक सूत्र बताता हूं, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सूत्र, सूत्र होता है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में होता है 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में होता है 100, ठीक है। अब यहां देखिए, तो यहां से हमको निकालना होगा सारी चीजें, ये सूत्र है मेरा। अब मैं यहां पर करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं लिखूंगा, सुशांत ने इतना, योजना ए में 8% ब्याज पर प्राप्त, ठीक है, 8% वार्षिक दर के हिसाब से प्राप्त ब्याज। योजना ए में निवेशित जो भी किया गया है, योजना ए में निवेशित राशि पर 8% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज कितना हुआ वो बताना है आपको, ठीक है ना। तो ब्याज निकालना तो वही फार्मूला लग जाएगा। तो देखो यहां करेंगे, कैसे करेंगे, लिखोगे योजना ए में, योजना ए द्वारा लिखता हूं, योजना ए द्वारा 8% वार्षिक ब्याज दर पर, 8% वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज, प्राप्त ब्याज कितना ब्याज मिल रहा है तो कहोगे सर फार्मूला, यहां पर धनराशि क्या है, x है, और r का मान कितना है प्यारे, 8 है। देखो यही समझाता हूं इधर, और इसको यहाँ पे अगर करना हो तो कर दो। मैं चाहता हूं डायरेक्टली लिखो भाई, ज्यादा यहाँ पर जगह खराब ना हो। देखो इसको निकालना है, पी एक्स है, आर का मान 8% बोले, समय वार्षिक मतलब 1 साल, तो बटे में 100, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 8x बटे में क्या आएगा, 8x बटे में क्या हो गया 100। देखो समझो, है ना, बन गया। चलो अब आते हैं सेकंड नंबर, योजना बी, योजना बी, योजना बी द्वारा कितना है भैया, ये 9% था, 9% वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज, प्राप्त ब्याज कितना हो जाएगा ये। अब की वाले में जो भाई योजना बी वाले में y है, तो बनता y गुणे 9 गुणे 1 बटे में से, तो क्या आता है ये आ जाता हमारा 9y बटे में से, 9y बटे में क्या हो जाता, समझ गए। अब टोटल कुल मिलाकर योजना ए और बी द्वारा कितना पैसा मिला है, 1860। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। इन्होंने पहली शर्त में बोला है इन दोनों ब्याज को मिलाकर, मतलब 8x बटे 100 प्लस 9y बटे 100 को मिलाकर टोटल मिल रहा है 1860 रुपए, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, हर समान है, तो 8x प्लस 9y बराबर, ये 100 उधर गुणा होगा, 1860 में डबल जीरो और लग जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर कितना, तो कहोगे सर
ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आइए फिर चलते हैं अब। भाई इन्होंने कहा योजना को पलट दो, योजना को पलट दो, तो पलट देंगे भाई। यहां जो योजना ए में था 8%, अब ए में हो जाएगा 9% और बी में हो जाएगा 8%। चलो देखो, तो योजना को बदलने पर, योजना को देखो यहां लिखा है ना भाई, कहां ये, हाँ, यदि उसने इन योजनाओं में निवेशित राशियों को परस्पर बदल लिया, उसे वार्षिक ब्याज के रूप में इतना अधिक मिला। तो देखो फिर भाई बदल लेते हैं, राशियों को बदल दिया उन्होंने। राशियों को बदला मतलब इसके साथ हो गया क्या y और इसके साथ हो गया x, इसके साथ हो गया y, इसके साथ हो गया x, मतलब 8% वाले साथ y। तो या तो इसमें बदल दीजिए, a के साथ यहाँ कर दीजिए क्या 9, समझे, ज्यादा ना सोचो, यहाँ इसको बदल दो बस, ठीक है, 8 और 9 को बदल दो, काम खत्म, ठीक। चलो देखो, अब यहां पर हम करेंगे, राशि बदले है ना, देखो ये तो उसने योजनाओं में निवेशित राशियों को परस्पर बदल दिया, तो भाई ए पर अगर 8% जा रहा था, अब ए पर जाएगा 9%, ठीक है। राशि बदलने का मतलब दर भी तो बदल गई, ठीक है ना। चलो बात वही हो जाएगी, चलो बनाता हूं। यहां लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, अरे द्वितीय क्यों लिखने लगा, पहले योजना तो बदलो, ठीक है, योजना बदलते हैं। योजना ए में जो आपका राशि थी x थी, अब क्या हो गई y, ठीक है। तो योजना को बदलने पर लिखेंगे, योजना में धन राशियों को बदलने पर, धन राशियों को बदलने, धन राशियों को बदलने पर, बदलने पर, अब ध्यान सुनिए, धनराशि बदलेंगे तो यहाँ 8 वाले में y और यहाँ 9 वाले में x हो जाएगा। तो लिखेंगे योजना ए, योजना ए, ठीक है, द्वारा, ये नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा, ठीक है, ये वाला वही रहेगा। तो लिखोगे योजना ए द्वारा, खाली राशि बदली, दर नहीं बदली, 8, अच्छा मगर यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ हो भाई। यहां पर क्या बोले हैं, इन योजनाओं में निवेशित राशियों, राशियों मतलब यहाँ पर यही तो है, धनराशि को बदलेंगे, ठीक है, तो धनराशि को ही बदलेंगे और कुछ तो करेंगे नहीं, दर को तो बदलने की बात नहीं हुई है। योजना ए द्वारा 8%, क्या लिखे वही लिख लो, वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज, प्राप्त ब्याज। अब धनराशि बदल गई है, तो इसके साथ जहां x था वहां क्या आ जाएगा y, तो 8y बटे क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहां तथा योजना बी, योजना बी द्वारा 9% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त, प्राप्त ब्याज कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये बनेगा 9/100 और इसके साथ x, ठीक है ना, कितना हो गया। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, कौन सा प्रश्न, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या है देखो, मैं पहले x वाला टर्म लिख लेता हूं, ठीक है, 9x/100 प्लस 8y/100 और बराबर में कितना, अब की 20 रुपए ज्यादा मिलेगी, तब की 1860 मिल रहा था ना, तो 1860 20 80 मिलेगा। देख लो यहाँ, नहीं कहोगे सर आप तो याद कर लियो, याद नहीं कर लिए, पढ़ लिए हम भी। और ये देखो 20 रुपए अधिक मिलती है, तो 20 रुपए और जुड़ जाएगा, ठीक है, 60 था तो क्या हो जाएगा 80। चलो अब यहाँ पर 100 से उधर गुणा करेंगे, ये बनेगा 9x प्लस 8y बराबर 1880 में डबल जीरो लगाएंगे, ठीक है, और ये मेरा बन जाएगा कौन सा समीकरण बता,
ये बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा? समीकरण 2। अब 1 2 को हल कर लेना है ना। कैसे करेंगे देखो भाई, यहाँ 8 है यहाँ 9 है, अपोजिट है, गुणा कर देंगे किसी नंबर से। कौन से नंबर से? इसमें 9 से, इसमें 8 से काम हो जाएगा। ठीक है चलो सॉरी भाई चलो करते हैं, बनाते हैं इसे। समीकरण 1 में कितने से? 9 से, 9 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, अब 8 से गुणा करेंगे, देखो समझो, वो गुणा करके सीधे लिखिए हल करने पर। ये सब क्या कर दिया? गुणा करके हल करने पर कौन बहुत सारे समीकरण बनाएगा? कल करके हल करने पर। चलो करो, पहले में 9 से गुणा करो। 9 8 72 एक्स, 9 9 81 वाई बराबर 9 से करूंगा 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, और 9 छंग 54, 9 8 72 5 77, 9 एकम 9, और 9 7 होगा 16। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। 9 छंग 54, 9 8 72, 72 5 77, 9 9 7 हो जाएगा 16। ठीक है ना। चलो आप सेकेंड वाले में 8 से गुणा कीजिए। 8 9 72, 8 अठाई 64, और बराबर 1 0 2 0 3 0, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 6 70, 8 इकन्नम 8 7 15। ठीक, ये आ गया। माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट गया। 11 में से 4 गए 7, 7 में से 6 गए 1, बराबर कौन बड़ा है? ऊपर वाला। 1 2 3 0, और यहाँ 4 में से 4 गए 0, 7 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गए 1, कितना आएगा? y बराबर निकालेंगे, 17 में 4 जीरो लगा देंगे, नीचे आएगा 17, 17 से काटिए, 17 कम 17, 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक, y बराबर 1 में कितने जीरो? 4 जीरो, मतलब 10,000 है। y बराबर क्या हुआ? 10,000। y बराबर 10,000 किसी समीकरण में रख दीजिए। चलो एक में ही रखोगे, मुझे पता है। तो y बराबर 10,000 समीकरण 1 में रख दीजिए। y बराबर 10,000 समीकरण 1 में रखनी, 1 में रखने। चलो रखो। तो भाई 9x है, 9x लिखा। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, गुस्सा मत होना। 8 से 10,000 गुणा करेंगे तो 80,000 हो जाएगा, 80,000। ठीक है भाई, यहां देखो, इसमें करेंगे कितने से? 10,000 से। 8 एकम 8, 4 जीरो, और y लिख दीजिए। तो बराबर कितना है? अच्छा y क्यों लिख रहे हो? यू आर वेरी मैड, मैड मैक्स। कितना है? 188 4 जीरो, 188 4 के 3 3 है, 1 2 3। ठीक, अब 9x बराबर निकालोगे क्या आएगा? तो 188 1 2 3 माइनस 80,000। ठीक है, घटाइए। 9x बराबर क्या आएगा बताओ? तो 3 जीरो है, 1 2 3, 8 आएगा। ठीक है, समझो, ध्यान से समझिए ना। 3 जीरो काम खत्म, चौथे पे 8 है तो 8 आ गया, और यहाँ 18 में से 18 ही तो बचेगा हमारा। भाई इतने का देखो, इतना ये हो गया खत्म, 4 का 4 हो गए खत्म, 18 में से 8 गए 10, 18 में से 8 गए 10, ये तो पाएगा। देखो भाई 4 का 4 निपटा दिया यहाँ, और 18 में से 8 बचे, नंबर घटा लेंगे 10 आएगा। x बराबर निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ? यही जगह नहीं है। 9 एकम 9, जल्दी काट दे रहा हूँ, नीचे भेज के काटना आप। ठीक है, 9 एकम 9, कितना बचा? 1, तो 9 दूनी 18, और कितना बचा? 3 जीरो, तो होगा 12,000। x बराबर क्या आ गया बोलो? 12,000। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक है, x बराबर आ गया 12,000, और हमारा आंसर भी आ चुका है भाई। और लिखोगे क्या? देखो, योजना ए में कितना राशि निवेशित हुई है? 12,000, और बी में कितना निवेशित हुई है? 10,000। ठीक, यही क्वेश्चन था। ए में 12,000, बी में 10,000, लिख देना आंसर। तो भाई ये हमारा हुआ कंप्लीट इधर वाला। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, तो एक बार जरूर रिपीट करिएगा। और हमने यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, बहुत आराम से करवाया है, जितना ज्यादा समय लगा मैंने लगा दिया आपके लिए। ठीक है, आइए फिर चलता हूँ भाई, थैंक यू सो मच। अब आपको मिलता हूँ अगले क्लास में, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ में। चलता हूँ फिर, तब तक के लिए
राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।